गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जैसे कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज जिसका पार्ट नंबर 9 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चावल की खेती कौन से क्षेत्र में प्रचलित की जाती है। जल्दी से आपको कमेंट करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको दिया नहीं जाएगा हर एक क्वेश्चन में, इसलिए आपको जल्दी से करना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है यार हाँ, राजस्थान में चावल की खेती कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो जल्दी से बताएंगे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में या फिर पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान में चावल की खेती कौन से क्षेत्र में प्रचलित है। तो यार हाँ, अगर इस क्वेश्चन को आप समझना चाहते हो तो जैसे कि आपको पता होगा यार हाँ, चावल को अधिक पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है, पहले ये देख लीजिए, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। क्यों है, इसका रीज़न यही है कि आपको पता होगा यार हाँ, ये चावल होता है तो इसकी खेती करने के लिए यार हाँ अधिक जल की आवश्यकता होती है। और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, कोटा क्षेत्र में होती है। ठीक है, जो कोटा संभाग है तो उसी में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए यार हाँ, की जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी जो पूर्वी क्षेत्र है वहीं पर यार हाँ चावल की खेती सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मौसम का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत, मेट्रोलॉजी के अंतर्गत, वेदर साइंस के अंतर्गत या फिर एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। जल्दी से बताएंगे कि मौसम का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन है यार हाँ, अगर आपसे पूछता है मौसम का अध्ययन तो किसने किया जाता है, मेट्रोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मेट्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बी की फसलों के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। अर्थात यार यहाँ पर बी क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन से भी देखने को मिलेंगे। इसलिए यार हाँ, अगर आपसे पूछता है फसलों के लिए उपयुक्त टेम्परेचर, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको भूल जाइए इस क्वेश्चन में कि फसलों के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो जल्दी से बताएंगे 15 से 20 होता है, 20 से 25 होता है, 25 से 30 होता है, फिर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट होता है। जल्दी से बताएंगे ये जो फसल होती है तो इनके लिए यार हाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है। 15 से 20 होता है, 20 से 25 होता है, 25 से 30 होता है, फिर 40 से 50 होता है। जल्दी से बताएंगे कि फसलों के लिए उपयुक्त तापमान किस माना गया है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है फसलों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर तो कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से दिवस निष्प्रभावी पौधा कौन सा है। अर्थात यार आपको बताना है डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा बताना है, डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है। तो जल्दी से बताएंगे जिस पर यार हाँ दिन लंबे हो या फिर रात, इसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, अर्थात कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, वो कौन सा प्लांट है। अर्थात डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, कपास है, गेहूँ है, मटर या फिर मूंग है। जल्दी से बताएंगे कि दिवस निष्प्रभावी पौधा कौन सा होता है। कपास होती है, गेहूँ होता है, मटर होता है, फिर मूंग होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट तो कौन सा होता है, कपास होती है। कौन सा होता है, कपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है। अर्थात यार का सस्य जलवायु खंड कौन सा है। फर्स्ट सी होता है, फर्स्ट बी होता है, सेकंड बी होता है, फिर सेकंड ए होता है। ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए और इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि जो फर्स्ट यानी सबसे बड़ा होता है ये कौन सा होता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो यार हाँ कौन सा होता है, फर्स्ट सी होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट सी होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे बड़ा तो कौन सा होता है, फर्स्ट सी होता है। और अगर बात करते हैं फर्स्ट सी में कौन कौन से ज़िले आते हैं तो इसमें मुख्यतः आता है जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ और जैसलमेर, बीकानेर, चूरू हुआ। ठीक है, ये मुख्यतः 3 क्षेत्र में आते हैं फर्स्ट सी के अंतर्गत। कौन कौन से ज़िले आते हैं यार, जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ और चूरू हुआ। ठीक है, और अगर बात करते हैं सबसे छोटा, लेकिन अगर आपसे पूछता है यार हाँ यहाँ पर क्वेश्चन कि जो सबसे छोटा है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, तो यार हाँ अगर बात करते हैं सबसे छोटा तो कौन सा होता है, फोर्थ बी होता है। कौन सा होता है, फोर्थ बी होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, फर्स्ट सी होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा जयपुर कौन से सस्य जलवायु खंड में आता है। तो जल्दी से बताएंगे कि जो जयपुर है, या फिर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो SKNU, ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों ही टाइप में पूछा जा सकता है कि जो SKNU है यूनिवर्सिटी तो वो कौन से जलवायु खंड में है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा था जलवायु अर्थात जयपुर, तो जयपुर कौन से जलवायु खंड में आता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे फर्स्ट ए में आता है, सेकेंड ए में आता है, थर्ड ए में आता है, फिर फोर्थ ए में आता है। जल्दी से बताएंगे कि जो जयपुर है ये कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंतर्गत आता है। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है SKNU या फिर आपसे पूछता है जयपुर तो कौन से जलवायु खंड में आता है, ये आता है थर्ड ए में। किस में आता है, थर्ड ए में। क्योंकि यार हाँ अगर बात करते हैं थर्ड ए की तो थर्ड ए में मुख्यतः यार जयपुर हुआ, कोटा हुआ, टोंक हुआ। यार हाँ कि जयपुर हुआ, दौसा हुआ, जयपुर और दौसा किस में आते हैं यार हाँ, थर्ड ए में ही आते हैं। किसमें आते हैं यार हाँ, जयपुर और दौसा मुख्यतः यार हाँ थर्ड ए श्रेणी में ही रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता को किस में मेजर किया जाता है।
यहाँ एक डेफिनेशन भी आप इसे मान सकते हो। तो जल्दी से बताएगा कि मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार, मृदा की प्रति हेक्टेयर जो पैदावार होती है तो इसकी क्षमता को किस नाम से जाना है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होता है। मृदा उत्पादकता होता है, मृदा उर्वरता होती है, पोषक अवस्था होती है, फिर भौतिक दशा होती है। जल्दी से बताएंगे कि जो मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता है तो इसे किस नाम से जाना है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कि मृदा उत्पादकता नाम से जाना है, मृदा उर्वरता के नाम से जाना है, पोषक अवस्था के नाम से जाना है, फिर भौतिक दशा के नाम से जाना है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता, ठीक है, मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता की मापी जाती है मृदा उर्वरता, अर्थात सॉरी मृदा उत्पादकता होती है। क्या होती है, अगर आपसे पूछता है मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता तो इसे जाना है मृदा उत्पादकता के नाम से। किस नाम से जाना है, मृदा उत्पादकता के नाम से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इजी क्वेश्चन है, कौन सी होती है। अगर बात करते हैं 7 से कम तो 7 से कम होती है अम्लीय मृदा, ठीक है, 7 से कम होती है अम्लीय मृदा, 7 से अधिक होती है क्षारीय मृदा, और अगर बात करते हैं 7, ठीक है, जिस मृदा का जो 7 पीएच होता है ये क्या होती है, उदासीन मृदा होती है। ये तो आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है यार। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी मृदा का पीएच 7 से कम होता है तो कौन सी होती है, अम्लीय होती है, और 7 से अधिक पूछा जाता है तो कौन सी होती है, क्षारीय भूमि होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मृदा में वायु रंध्राव कोशों का कुल कितना प्रतिशत होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया वायु अर्थात एयर जितना स्पोर होता है, ठीक है, एयर का यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ एयर कितने होते हैं, अर्थात एयर का जो रंध्राव काश होता है ये कितना प्रतिशत होता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे 25% होता है, 50% होता है, 75% होता है, फिर 100% होता है। जल्दी से बताएंगे जो यहाँ वायु रंध्राव कोश होता है ये कितना परसेंट होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 25% होता है, 50% होता है, 75% होता है, फिर 100% होता है। जल्दी से बताएंगे, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ अगर बात करते हैं पहले तो इसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ 100% होता है, ठीक है, आपको पता होगा कि जो रंध्रावकाश होता है ये 100% होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें कितना कौन कौन सा कंटेंट पाया है। तो यहाँ अगर बात की जाए, ठीक है, 4 भाग होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो 50% तो क्या होता है, यानी 45 होता है, सॉरी 45% तो क्या होता है यार, हाँ खनिज पदार्थ होते हैं यार। हाँ 45% कितना होता है, ये जो पूरा हिस्सा है, मान लीजिए 45% तो क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है। क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है। अगर का बात करते हैं यार 5% की, यार हाँ 5% की अगर बात करते हैं तो 5% क्या होता है, जीवांश पदार्थ होते हैं। क्या होता है यार, हाँ जीवांश पदार्थ होते हैं यार ना। कि अगर आपसे पूछ सकता है खनिज पदार्थ तो खनिज पदार्थ कितने होते हैं, 45% होते हैं। कितने होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं 45%, 5% क्या होता है, जीवांश पदार्थ होते हैं। अगर बात करते हैं इस 50 में यार हाँ 50% यार, हाँ सॉरी 50 नहीं, ये टोटल 25 हुआ। 25% तो यार हाँ क्या पाइसा है, मृदा वायु रंध्रावकाश पाइसा है, और 25% क्या पाइसा है, जल पाइसा है। ठीक है यार, हाँ दोबारा से इसे समझ लीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मान लीजिए 100% है, ठीक है, आपके पास इनमें क्या होता है 45%, ठीक है, 45% तो क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है। 5% कितना होता है, 5% जो होता है ये क्या होता है, जीवांश पदार्थ होता है। क्या होता है, जीवांश पदार्थ होता है। अगर बात करते हैं जो वायु है तो यार हाँ वायु कितनी होती है, 45% होती है। कितनी होती है, 45% नहीं सॉरी यार 25% होती है। कितनी होती है, 25% होती है। और अगर बात करते हैं यार जल, ठीक है, अगर आपसे पूछता है वायु रंध्रावकाश तो वायु रंध्रावकाश 25% होते हैं, और जल की अगर आपसे पूछता है ये भी 25% होता है। तो आपको पता चल गया यार हाँ ये 50% और ये 50%, अर्थात 100% आपका हो चुका है। तो यार हाँ 45% खनिज पदार्थ होते हैं, 5% जीवांश पदार्थ होते हैं, 25% एयर होती है, और 25% क्या होती है, जल होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राजस्थान में जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। तो जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान में जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। जल्दी से बताएंगे, जालोर में मिलता है, हनुमानगढ़ में मिलता है, बाड़मेर में मिलता है, या फिर नागौर में मिलता है। जल्दी से बताएंगे जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए, जालोर में, हनुमानगढ़ में, बाड़मेर या फिर नागौर में। जल्दी से बताएंगे जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। तो यार अगर आपसे पूछता है जिप्सम के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है जिप्सम तो जिप्सम सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में पाया है। कहाँ पर मिलता है यार, हाँ जिप्सम सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जिप्सम से कौन सा तत्व है, जिप्सम से कौन सा तत्व अधिक मात्रा मिलता है। तो मैं पहले यहाँ पर आपका एक पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। जिप्सम में क्या क्या होते हैं, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। कौन कौन से कंपोनेंट होता है यार, हाँ इसमें होते हैं कैल्शियम भी मिलता है और सल्फर भी मिलता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया यार हाँ कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा घटक पाइसा है। तो जल्दी से यार हाँ जिंक यार जिप्सम है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाइसा है, कैल्शियम पाइसा है
या फिर सल्फर पाइता है। इन दोनों में ही आपको बताना लगाना है। तो जल्दी से बताइए हाँ, जो जिप्सम है तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट पाइता है, कौन सा घटक पाइता है, कैल्शियम पाइता है, सल्फर पाइता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा राइट आंसर है। यार अगर आपसे पूछा जाता है कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना होता है 29%, कितना होता है 29% होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सल्फर, तो सल्फर कितना होता है 23% होता है, कितना होता है 23% होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछता है जिप्सम में कैल्शियम, तो जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है 29% होता है। और अगर आपसे पूछता है जिप्सम में सल्फर, तो सल्फर कितना होता है 23% होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा निम्न में से खरीफ की फसलों के उदाहरण कौन से है। अर्थात आपको बताना नहीं यार खरीफ की फसल। तो ऑप्शन देख लीजिए, गेहूँ और जौ ये नहीं है, चना और सरसों ये भी नहीं है। अगर बात करते हैं बाजरा और मूंग, ठीक है, अगर बात करते हैं बाजरा और मूंग तो ये दोनों है। अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है यार हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा है खरीफ की फसलों के उदाहरण कौन से हैं। अर्थात आपको यार हाँ यही बताना था कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है, तो ये आपको बताना था। तो कौन सी है इसका राइट आंसर यार हाँ थर्ड ऑप्शन। कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। क्योंकि यार हाँ अगर बात करते हैं गेहूँ और जौ, तो ये सभी क्या होती है रबी सीजन की क्रॉप होती है। गेहूँ हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, सरसों, ये क्या होती है रबी सीजन की मुख्य क्रॉप होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। यार हाँ ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जल्दी से बता दीजिए 9 होता है, 10 होता है, 15 होते हैं या फिर 7 होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। 9 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं या फिर 7 होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है अर्थात सस्य जलवायु खंड है, ये कितने होते हैं। 9 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं या फिर 7 होते हैं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। तो यार अगर आपसे पूछता है राजस्थान में, अगर आपसे पूछता है राजस्थान के अंतर्गत, तो राजस्थान में होते हैं 10। और अगर बात की जाए भारत में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है राजस्थान में, तो राजस्थान में कितने होते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स 10 होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, तो भारत में कितने होते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये होते हैं 15। कितने होते हैं 15 होते हैं। राजस्थान में 10 होते हैं, जबकि यार हाँ भारत में 15 होते हैं। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यार हाँ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है उसके अंतर्गत यार हाँ राजस्थान कौन से खंड में आता है, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो यार हाँ ये आता है मुख्यतः 2 खंड में। कौन कौन से आता है यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछाता है यार हाँ कि भारत के कौन सा ऐसे जलवायु खंड है जिसके अंतर्गत राजस्थान को रखा गया है, तो यार हाँ 2 में रखा गया है। एक तो 8 में रखा गया है, एक 14वें में रखा गया है। और जो अधिकांश भाग है यार हाँ राजस्थान का जो अधिकांश भाग आता है, ये आता है 14वें जलवायु खंड में। किस में रखा गया यार हाँ 14वें जलवायु खंड में सबसे ज़्यादा राजस्थान का हिस्सा आता है। और कौन से थे यार हाँ, ये थे भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछता है भारत की कौन से ऐसे यानी कृषि जलवायु खंड है जिसमें या राजस्थान को रखा गया है, तो कौन से यहाँ का 14वां और 8वां। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा खंड किस में रखा गया है, तो किस में रखा गया है 14वें खंड में। किस में रखा गया है सबसे ज़्यादा जो राजस्थान का क्षेत्र ये रखा गया है 14वें खंड में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की जलवायु है, तो जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान की जलवायु क्या होती है। अर्धशुष्क होती है, आर्द्र होती है, शीतोष्ण होती है, फिर समशीतोष्ण होती है। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान की जलवायु कौन सी होती है। अर्धशुष्क होती है, आर्द्र होती है, शीतोष्ण होती है, फिर समशीतोष्ण होती है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है राजस्थान की जलवायु के बारे में, तो राजस्थान में कौन सी जलवायु होती है, अर्धशुष्क जलवायु होती है। कौन सी होती है, अर्धशुष्क जलवायु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मृदा में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी सोल्व किया था इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे कि मृदा में पाए जाते हैं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं, मृदा जल पाए जाता है। ये सभी पाए जाते हैं। जल्दी से बताएंगे कि मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं, मृदा जल पाए जाता है, फिर ये सभी पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था अभी, क्या होता है यार 100% में क्या होता है 45, तो कितना होता है खनिज पदार्थ होता है। और वो जो जीवांश पदार्थ होते हैं ये कितना होता है 5% होता है। अगर बात करते हैं मृदा जल की, तो मृदा जल कितना होता है 25% होता है। और अगर बात करते हैं मृदा वायु की, तो मृदा वायु कितनी होती है 25% होता है। ठीक है, अर्थात यार ये चारों घटक पाए जाते हैं मृदा में। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा है, सभी। यार ये जो सभी है अर्थात जीवांश पदार्थ है, खनिज पदार्थ हुआ, मृदा जल हुआ और मृदा वायु, ये सभी क्या होते हैं मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायु दाब किसके द्वारा मेजर किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा, लाइक्टोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, फिर हाइग्रोमीटर के द्वारा। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है कि वायु दाब किसके द्वारा मेजर किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बेस्ट क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यार अगर आपसे पूछता है वायु दाब के बारे में, अगर आपसे पूछता है वायु दाब के बारे में, तो किसके द्वारा मेजर किया जाता है इसे, एनेरॉइड बैरोमीटर। यार हाँ बैरोमीटर या फिर एनेरॉइड बैरोमीटर दोनों के द्वारा किसे मेजर किया जाता है,
जो यहाँ वायु दाब होता है, तो इसी को मेज़र किया जाता है, इसी का ज्ञात किया जाता है, इसको ज्ञात किया जाता है, इसका मापन किया जाता है किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बीकानेर कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? बीकानेर कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताएंगे। शुष्क के अंतर्गत आता है, अर्धशुष्क के अंतर्गत आता है, शीतोष्ण के अंतर्गत आता है, या फिर समशीतोष्ण के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताएंगे कि जो बीकानेर होता है, जो बीकानेर होता है, तो इसे किस जलवायु क्षेत्र में रखा गया है? शुष्क क्षेत्र में, अर्धशुष्क क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, या फिर समशीतोष्ण क्षेत्र में? जल्दी से बताएंगे जो बीकानेर है ये कौन सी जलवायु खंड में रखा गया है, या फिर कौन सी जलवायु के अंतर्गत इसे रखा गया है? तो जैसा कि हमने अभी बताया था, यहाँ फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है। बीकानेर कौन सी जोन में आता है? यहाँ फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है। और फर्स्ट सी क्या है? एक शुष्क होता है यार। हाँ, इसमें कौन सी जलवायु होती है? शुष्क जलवायु होती है। कौन सी होती है? शुष्क जलवायु होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से जल धारण की क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? अर्थात यार आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है। अर्थात यार वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर जल धारण क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? बालू में होती है, रेतीली में होती है, मृदा में, या फिर दोमट मिट्टी में होती है, फिर चिकनी मिट्टी की होती है? जल्दी से बताएंगे कि जो जल धारण क्षमता अर्थात यहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये सर्वाधिक किसकी होती है? बालू की होती है, रेतीली मृदा की होती है, दोमट मिट्टी की होती है, फिर चिकनी मृदा की होती है? जल्दी से बताएंगे कि जल धारण की क्षमता सर्वाधिक किस में होती है? तो यहाँ अगर आपसे पूछता है जल धारण की क्षमता, तो ये सर्वाधिक होती है चिकनी मिट्टी की। किसकी होती है यार? चिकनी मिट्टी की। और चिकनी मिट्टी को यार क्ले मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चिकनी मिट्टी मतलब क्ले मृदा। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सर्वाधिक पीएच मान वाली मृदा कौन सी होती है? सर्वाधिक पीएच मान वाली जो मृदा है उसे किस नाम से जानता है? अम्लीय मृदा के नाम से, लवणीय मृदा के नाम से, सोडियम मृदा के नाम से, फिर क्षारीय मृदा के नाम से? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है। अर्थात यहाँ सर्वाधिक पीएच वाली मृदा कौन सी होती है? अम्लीय मृदा होती है, लवणीय मृदा होती है, सोडियम मृदा होती है, फिर क्षारीय मृदा होती है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक पीएच मान वाली, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि 7 से कम वाली तो कौन सी होती है? अम्लीय होती है। 7 वाली होती है उदासीन, और 7 से अधिक वाली होती है क्षारीय। ठीक है। 7 से कम वाली होती है अम्लीय, जो 7 होता है जिसका पीएच वो होती है उदासीन मृदा, और जिसका 7 से अधिक होता है वो कौन सी होती है? क्षारीय होती है। अर्थात यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर्वाधिक पीएच, अर्थात सर्वाधिक पीएच का मतलब 7 से अधिक पीएच। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है यार। हाँ, जो अगर क्वेश्चन पर पूछा गया यार सर्वाधिक पीएच माने वाली मृदा कौन सी होती है, तो कौन सा आपका राइट आंसर हुआ यार? हाँ, क्षारीय मृदा। अर्थात कौन सी मृदा होती है? 7 से अधिक वाली क्षारीय मृदा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अधिक पानी भरने के कारण भूमि में प्रभाव पड़ता है। अधिक पानी भरने के कारण भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि पौधे की जड़ों में वायु गुहिकाओं की कमी आ जाती है, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, प्रकाश का नहीं मिलता है, या फिर सभी सही है? अर्थात यहाँ कि अधिक पानी बढ़ने के कारण भूमि में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि पौधे की जड़ों में वायु गुहिका की कमी आ जाती है, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, प्रकाश का नहीं मिल पाता, या फिर ये सभी आंसर रही है। अगर आपसे पता है अधिक पानी भरने के कारण, अगर मान लीजिए कि अधिक पानी भर गया है सोइल में, तो क्या होता है उससे यार वायु गुहिकाओं की कमी आ जाती है। क्या होता है यार इससे जो मेन इफेक्ट पड़ता है, या क्या होता है यार पौधे की जड़ों में जो वायु गुहिकाएँ होती है, वायु होता है ये निकल जाती है, अर्थात यार वायु गुहिकाओं में कमी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सल्फर की आपूर्ति के लिए सस्ता पदार्थ है। अर्थात यार आपको सल्फर देना है मान लीजिए किसी प्लांट को, तो सबसे सस्ता पदार्थ कौन सा है? जिप्सम है, सल्फर चूर्ण है, एसएसपी या फिर टीएसपी है? अर्थात यहाँ आप किस पदार्थ का प्रयोग करोगे जो कि सबसे सस्ता पड़ता है? किस पदार्थ का आप प्रयोग करोगे जी रखा जो कि सबसे सस्ता है? तो जल्दी से बताएंगे यार जिप्सम का प्रयोग करोगे, सल्फर चूर्ण का प्रयोग करोगे, एसएसपी का प्रयोग करोगे, फिर टीएसपी का प्रयोग करोगे? जल्दी से बताना है कि सल्फर की आपूर्ति के लिए सस्ता पदार्थ कौन सा होता है। तो यार अगर आपसे पूछता है सस्ता पदार्थ अर्थात चीपेस्ट पदार्थ, कौन सा चीपेस्ट पदार्थ, तो कौन सा होता है? जिप्सम होता है। कौन सा होता है? जिप्सम होता है, जिसमें यार कैल्शियम भी आपको मिल जाता है और सल्फर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में वेधशाला कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में कि वेधशाला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, फिर कोटा में स्थित है? जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान में जो वेधशाला है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, फिर कोटा में स्थित है? जल्दी से बताइए कि राजस्थान में वेधशाला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, फिर कोटा में स्थित है? तो यार अगर आपसे पूछता है राजस्थान में वेधशाला तो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है? सतपुड़ा होती है, हिमाचल होती है, विंध्याचल होती है, फिर अरावली होती है?
जल्दी से बताएंगे कि जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी होती है? सतपुड़ा होती है, हिमाचल होती है, विंध्याचल होता है या फिर अरावली होती है? जल्दी से बताएंगे कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है। तो आपको पता होगा यार हाँ कि अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी या फिर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी होती है? अरावली होती है। कौन सी होती है? अरावली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उच्च वायुदाब केंद्र वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? उच्च वायुदाब केंद्र वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है। अर्थात यहाँ उच्च वायुदाब केंद्र वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात के नाम से, प्रति चक्रवात के नाम से, वायु राशियों के नाम से, फिर आंधियों के नाम से? जल्दी से बताएंगे कि उच्च दाब वाली जो केंद्र की हवाई चलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है। जल्दी से बताइए कि उच्च वायुदाब केंद्र वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है उच्च वायुदाब केंद्र वाली हवाएं तो इससे जाना जाता है प्रति चक्रवात के नाम से। किससे जाना जाता है यार? प्रति चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला गौण कारक है? अर्थात प्रमुख कारक कौन सा होता है? सूर्य प्रभावित करता है, जल प्रभावित करता है, वायु दाब प्रभावित करती है, फिर मृदा प्रभावित करती है? जल्दी से बताएंगे कि जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, अर्थात इसका सबसे प्रमुख कारण कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होता है। ए होता है, बी होता है, सी होता है, फिर डी होता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ अगर आपसे पूछता है गौण कारक तो कौन सा होता है? मृदा होती है। कौन सी होती है? मृदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का प्रधान कार्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे कि आपसे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौसम भविष्यवाणी होती है, ठीक है, वो जो फोरकास्टिंग होती है तो ये किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बताएंगे ये कहाँ पर स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, बम्बई में स्थित है, कलकत्ता में स्थित है, फिर मद्रास में स्थित है? जल्दी से बताएंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का जो कार्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, बम्बई में स्थित है, कलकत्ता में स्थित है, फिर मद्रास में स्थित है? जल्दी से बताएंगे कि भारत मौसम विज्ञान का संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, फिर मद्रास में? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ अगर आपसे बताए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान तो कहाँ पर स्थित? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अर्थात यार हाँ कि अगर आपसे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर फोरकास्टिंग कहाँ से की जाती है तो यहाँ जो वेदर फोरकास्टिंग है ये कहाँ पर से की जाती है? नई दिल्ली से ही की जाती है। ठीक है, जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है ये भी कहाँ से की जाती है? नई दिल्ली से ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिस जलवायु में पादप एवं जंतु निवास करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? यार हाँ आपने इस क्वेश्चन को भी कई बार पढ़ ही लिया होगा कि जिस जलवायु में पादप एवं जंतु निवास करते हैं उस जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? समष्टि जलवायु के नाम से, सस्य जलवायु नाम से, सूक्ष्म जलवायु के नाम से, या फिर पादप जलवायु के नाम से? जल्दी से बताएंगे कि जिस जलवायु में पादप और जंतु निवास करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? समष्टि जलवायु के नाम से, सस्य जलवायु के नाम से, सूक्ष्म जलवायु के नाम से, या फिर पादप जलवायु के नाम से? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि जिस जलवायु में, अर्थात वो जलवायु जिसमें यहाँ पादप और जंतु निवास करते हैं उसे जाना जाता है सूक्ष्म जलवायु के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म जलवायु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की जीवों की रक्षा कौन करती है? अर्थात यहाँ जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है सूर्य से तो इनसे हमें कौन रक्षा करता है, या फिर यहाँ पृथ्वी की जीवों की जो रक्षा करता है ये किसके द्वारा की जाती है? ऑक्सीजन के द्वारा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, N2 का मतलब नाइट्रोजन के द्वारा, या फिर O3 मतलब ओजोन के द्वारा? जल्दी से बताएंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे सूर्य की पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती है तो इससे जीवों की रक्षा कौन करती है? तो आपको पता होगा एक कॉमन क्वेश्चन है, कौन करती है? ओजोन करती है, जिसका यार हाँ O3 के नाम से जाना जाता है। ओजोन क्या होती है यार? O3 न कि O2 होती है। हाँ ओजोन की अगर आपसे पूछा है तो ओजोन क्या होती है? O3 होती है। क्या होती है? O3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जायद की फसलों के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है? तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ जो जायद की फसल है तो इनके लिए यार हाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर ये कितना रिक्वायरमेंट होता है? 15 से 20 होता है, 20 से 25 होता है, 25 से 30 होता है, फिर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो जायद की फसलें होती है तो इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ये कितना होता है? 15 से 20 होता है, 20 से 25 होता है, 25 से 30 होता है, फिर 30 से 35 होता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है? A, B, C या फिर डी? तो यहाँ अगर आपसे बताया जायद की फसलों के लिए तो कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपसे एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, यानी एक क्वेश्चन आपको बताना है, एक ऐसे ही बता दीजिए। ठीक है, आपकी कौन सी फेवरेट बुक है? ठीक है, यहाँ पर आपको यही बताना है कि फेवरेट बुक कौन सी है और उसके राइटर का नाम कौन सा है।
ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और उसके राइटर का नाम कौन सा है, ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। क्या करना है यार, हाँ, कि आपकी फेवरेट बुक का नाम करना है और उसके राइटर का नाम करना है। ठीक है, सभी डायरेक्ट कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन सी बुक आपकी सबसे फेवरेट है और कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ठीक है, तो यही आपको डायरेक्ट कमेंट करना है कि आपकी कौन सी फेवरेट बुक है और उसके राइटर का नाम कौन सा है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को करना है शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।